रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, मैट्रिसेस के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर आपको 9th क्लास के चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 17 प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अच्छा, पहले हम देखते हैं मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिसेस के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बुक जो हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे क्या चीज होती है, पहले उसको हम देखते हैं। जो रेक्टेंगल शेप में होती है हमारे पास और उसके अंदर एंट्रीज लिखी हुई होती हैं। कुछ भी एंट्रीज हो सकती हैं आपकी 1 से लेकर या 0 से लेकर ऑनवर्ड। आपको पता है कि जो हमारे पास काउंटिंग होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो वो कुछ भी नंबरिंग हो सकती है। हमारे पास जो नंबरिंग लिखी होती है, एक रेक्टेंगुलर अरे जो होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज कुछ लिखी होती हैं उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। उसको क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। अच्छा, मैं आपको शेप बना के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक शेप बनी हुई है। इसको देखिए, हमारे पास कौन सी शेप, इसको अगर बाहर देखें तो हमें नजर आएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। क्या ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है? इस रेक्टेंगल के अंदर में कुछ वैल्यूज को अगर पुट अप कर देता हूँ, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 तक इसकी क्या होगी? एक लिमिट ला गई। 6 तक इसकी क्या लगी? एक लिमिट ला गई। लेकिन अनलिमिटेड वैल्यूज भी होती हैं, आप कोई भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब ये इसको अगर हम देखें तो इस लाइन को मैं यहां से यहां तक इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ, इस लाइन को यहां से यहां तक जोड़ देता हूँ, तो हमारे पास क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इन वैल्यूज को मैं यहां से क्या कर देता हूँ? रेज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रेज कर देता हूँ। आपने इस शेप को चेक करना है। देखें कि जो शेप हमारे पास किस तरह की बन रही है, कि रेक्टेंगल बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेक्टेंगुलर अरे, एक रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आप कुछ वैल्यू जब आप लिख देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? मैट्रिसेस हो जाता है। मैट्रिक्स क्या हमारे पास? मैट्रिक्स हमारे पास एक क्या है? प्लूरल वर्ड है। क्या हमारे पास? प्लूरल वर्ड है। इसका जो सिंगुलर होता है हमारे पास क्या होता है? मैट्रिक्स, ना कि मैट्रिक। मैट्रिक 10th क्लास को कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या होता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो हमारे पास प्लूरल होता है वो क्या होता है? हमारे पास मैट्रिसेस, यानी कि एक या एक से ज्यादा। एक या एक से ज्यादा जब हमारे पास मैट्रिक्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? मैट्रिसेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैट्रिसेस। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं हमारे पास, उनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आज इंट्रोडक्टरी क्लास, इसके अंदर हम पहले मैं आपको कुछ रो कॉलम और इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अच्छा, मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास हमने एक चीज पढ़ी है, ऑर्डर पढ़नी है हमने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1.1, उसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या चीज होती है? एक ऑर्डर जो होता है, जो हम डेली लाइफ में एक दूसरे को बात करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो वाला होता है। लेकिन मैथ्स में ऑर्डर कोई और चीज होती है। मैथ्स में ऑर्डर हमारे पास दो तरह का होता है, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को बताना होता है। जहां पे हमने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को बताना होता है वो हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। क्या होता है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, हम देखते हैं अब रो क्या चीज होती है एंड कॉलम क्या होता है। अगर हम रो के बारे में डिस्कस करें तो आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, स्ट्रेट खड़ा हुआ हूँ। ठीक, तो आप मेरे हेड टू फुट देखेंगे, हमारे पास तो एक सीधी लाइन जो लगेगी हमारी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो लगेगी वो हमारे पास क्या होता है? कॉलम होता है। क्या होता है? हमारे पास कॉलम होता है। अगर मैं अपने राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड की तरफ जाऊंगा, मूव करूंगा, तो हमारे पास बन जाएगी रो। जैसे अक्सर आपने जब आपकी असेंबली वगैरह होती है क्लास स्कूल के अंदर, तो आपको टीचर कहते हैं कि रोज वगैरह बना लें, तो क्या बनाते हैं? हम एक रो बनाते हैं। ठीक हो गया। अब भी फिजिक की तरफ देखें तो ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अब जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एक रो हो जाएगी। अगर मैं अपने हेड टू फीट देखता हूँ या फीट टू हेड दोबारा आता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक कॉलम। आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आ सके, आपके अपनी फिजिक के अंदर रो एंड कॉलम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रो क्या हो जाएगी हमारे पास? इस तरह की जो लाइन होगी हमारे पास ये क्या हो जाएगी? रो हो जाएगी। और जो इस तरह की लाइन होगी हमारे पास क्या होगी? वो क्या हो जाएगी? कॉलम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारे पास कॉलम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हमने ये थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक जो नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। पहले हमने चेक किया कि हमारे पास ऑर्डर क्या चीज होती है। अच्छा, ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर में आपने क्या बताना होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए या 1 रो 1 कॉलम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 3 5 2 7 9, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास बी है 1 3 7 1 4 2, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो इसमें हम चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फिजिकली तौर पर मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि हमारे लेफ्ट एंड राइट जैसे होगा वो हमारे पास रो होगी, फ्रॉम हेड टू फीट हमारे पास क्या होगी, हमारे पास कॉलम होगा। तो इसमें देखिए हमारे पास कितनी कॉलम्स है, C1 2 3 1 2 एंड 3। इसमें देखा तो हमारे पास कॉलम कितने, 3 कॉलम्स। फिर हमने चेक करना है इसके अंदर रोज कितनी है, R1 एंड R2, मैट्रिक्स R1 एंड R2। इसको मैं कह सकता हूं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इन दोनों का ऑर्डर कैसे। एक और चीज मैंने आपको बतानी है जो आपने मद्देनजर रखनी है हर हाल में, इसको भूलना नहीं है। वो चीज हमारे पास ये है कि आपका रो हमेशा आपने क्या लिखनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। रो आपने पहले लिखनी है, नंबर ऑफ रोज को हमेशा आपने ऑर्डर में पहले लिखना है, देन नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखना है। ये ना हो कि आप नंबर ऑफ कॉलम को पहले लिख दें, नंबर ऑफ रोज को बाद में लिख देना है। तो इसका प्रोसीजर ये है ऑर्डर लिखने का कि रोज को हमेशा आपने पहले लिखना है, देन आपने कॉलम को लिखना है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये है कि इसमें हमने चेक किया कि कितना हमारे पास रोज है, यानी कि इसमें मैंने चेक किया कि इसमें कितनी रोज है हमारे पास, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इसके अंदर मैंने चेक किया तो हमारे पास क्या 2 क्रॉस 3। ठीक, तो अगर इन दो मैट्रिसेस की मैं बात करूं तो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं इन टर्म ऑफ ऑर्डर के टर्म में दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अगर मैं इनका इंडिविजुअली हर एक मैट्रिक्स की अलग अलग बात करूं, यानी कि ए और बी की बात करूं, तो इनका मैट्रिक्स इक्वल, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है, ना और ना बी मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास इक्वल नहीं, इक्वल वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए हर हाल में, वो ऑर्डर क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल ऑर्डर होता है उसका। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कुछ आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, उनमें से हमने देख के बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं और जो क्वेश्चन है आप बच्चों ने खुद करने हैं। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स में भी हमने जैसे ऑर्डर में हमने 2 चीजें चेक की, इस तरह हमने इक्वल मैट्रिक्स में भी 2 चीजें चेक करनी है। नंबर 1 जो हमारे पास वो है कि ऑर्डर जो है हमारे पास मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए, जितने भी मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, ए बी सी डी कुछ भी लिखा हुआ है आपके पास। और दूसरी जो बात है आपके पास उनकी जो क्रॉसपेंडिंग वैल्यूज है, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज है, वो भी सेम होनी चाहिए। क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज एंड उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4। देन मैट्रिक्स बी है, वो लिखा हुआ है 5 6 7 एंड 8। अच्छा, ये आपसे पूछा जाता है कि क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। तो क्या आपको नजर आ रही है मैट्रिक्स इक्वल है इन 2 चीजों को देख के, जैसे क्रॉसपेंडिंग वैल्यूज इनके सेम होने चाहिए, देन इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इसको देख के आपको क्या लगता है कि क्या इसका जो मैट्रिसेस है हमारे 2 ये इक्वल है या नहीं है। तो इसको देख के तो हमें बज़ाहिर ही नजर आता है कि इसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम 2 रोज एंड 2 कॉलम दोनों के अंदर मौजूद है, ए और बी के। फिर हम इसका चेक करते हैं क्या इनके क्रॉसपेंडिंग वैल्यूज भी सेम है। अगर क्रॉसपेंडिंग वैल्यू सेम है तो फिर हम बोलेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है। अगर एक हमारी शर्त पूरी हो रही है, यानी कि ऑर्डर के अगर हम इसके टर्म में देखें तो ऑर्डर के टर्म में ये अगर ठीक है तो ठीक है, अगर करस्पेंडिंग वैल्यूज इसकी सेम है तो फिर हम कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या इक्वल है। इसमें हमने देखा तो इसमें जो मैट्रिक्स में हमने देखा तो इसकी जो करस्पेंडिंग वैल्यूज है क्या डिफरेंट है, यानी कि ये 1 है, ये 5 है, 2 6 3 7 4 एंड 8, तो ये हमारे पास सेम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए जो हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ठीक, अच्छा मैं आपको बताऊंगा इक्वल कैसे होगा। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो मैं इसको कर देता हूँ 1 + 1 2 1 + 2 एंड 4। आप इसको मैं पहले
बी को सॉल्व करता हूँ, बी की सॉल्व करूंगा तो 1+2 हो जाए, 1 2 हो जाएगा, 1+2 3 एंड 2 एंड 4। अब मैं चेक करता हूँ जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है वो इज इक्वल टू है 1 2 3 एंड 4 इज इक्वल टू बी की तरफ जब हम जाते हैं तो 2 2 3 एंड 4। इनके अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे फिर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको मैं कर देता हूँ 1+0 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1+0 हमारे पास हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद जब मैंने देखा तो इसकी क्रॉस पेंडिंग वैल्यू यानी कि आमने सामने वाली वैल्यू 1 के इक्वल है, यानी कि सेम, 2 2 सेम है, इसमें देखा 3 एंड 3 सेम एंड 4 एंड 4 सेम, तो क्रॉस पेंडिंग वैल्यूज आर सेम, क्रॉस पेंडिंग वैल्यूज आर सेम एंड देयर ऑर्डर आल्सो सेम, इसका ऑर्डर भी सेम है और इसकी क्रॉस पेंडिंग वैल्यूज भी सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास ए मैट्रिक्स है वो इक्वल टू क्या है, बी के। तो मैं ये क्या हमने चीज पढ़ी इसमें, ऑर्डर चेक करने के लिए हमारे पास और इक्वल मैट्रिक्स चेक करने के लिए हमारे पास दो चीजों को होना लाजमी है, ऑर्डर का सेम होना और क्रॉस पेंडिंग वैल्यूज का सेम होना लाजमी। अगर ये दो चीजें आपके सेम हैं तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, उसमें हमने फाइंड करनी होती है ए बी सी एंड डी की वैल्यूज को फाइंड करना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको रोज एंड कॉलम का कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको जब नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज में चलेंगे आपको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो आपने इस चीज को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो है a प्लस सी इक्वल टू ए प्लस सी है। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, यानी कि मैट्रिक्स ए कहते हैं, मैट्रिक्स 1 कहते हैं, हमारे पास क्या है ए प्लस सी, देन हमारे पास a प्लस 2b, a प्लस 2b, देन c माइनस 1, 4d माइनस 6, देन जो सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास 0 3 माइनस 7 एंड 2d। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें से हमने ए बी सी एंड डी की वैल्यू को फाइंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अक्सर ये पेपर में आता रहता है। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को चेक कर लिया कि इसकी एंट्रीज क्या लिखी हुई है, इसमें कुछ वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यानी कि ए बी सी डी वगैरह यूज हो रहे हैं, अल्फाबेट्स और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है जैसे 1 2 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 एंड 2d। अच्छा, इस वैल्यूज में से हमने ए बी सी डी की हमने वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि ए बी सी एंड डी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन मैट्रिसेस के अंदर जो एंट्रीज लिखी हुई हैं इन एंट्रीज को हमने यहाँ से पिक करना है और इनको हमने इन इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपका मैट्रिक्स 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ मैट्रिक्स 1 या मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं। मैट्रिक्स ए की फर्स्ट एंट्री सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगा जब आपका साइन इक्वालिटी का यूज होगा, ठीक। फिर हमारे पास हम सेकंड मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं, वो हमारे पास क्या है, a प्लस 2b, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, देन c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। हमने क्या करना है कि मैट्रिसेस के अंदर से जो इक्वेशन लिखी हुई है इनको हमने अलग अलग करके लिख लिया, पहला काम हमने ये करना है। सेकंड जो हमारा होगा वो ये होगा कि हमने इनको नंबरिंग कर देनी है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इन चार इक्वेशन के अंदर से हमने ए बी सी डी की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। अगर मैं इक्वेशन 1 की तरफ जाऊं तो यहां पे लिखा हुआ है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसमें से वैल्यूज को फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे a या b या c या d की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास शर्त ये है कि आपके पास इन चारों इक्वेशन में कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म लिखी हो 1 2 3 4 सो ऑन, कोई भी लिखी हो, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, उसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। तो क्यों, ये प्लस माइनस तो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई होना नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब मैं इक्वेशन 1 में देखता हूँ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल भी दो मौजूद हैं, तो हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे ए बी सी डी जो भी आपकी, इनके हमने वैल्यू को जब हमने फाइंड करना है तो फिर मैं ए की वैल्यू सी तो फाइंड नहीं कर सकता। इसी तरह मैं सेकंड के इक्वेशन की तरफ आया तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन उसके साथ b मल्टीप्लाई होना है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक अल्फाबेट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी तो वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। मैं आता हूं इक्वेशन 3 के ऊपर, तो यहाँ पे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, यानी कि मैं यहाँ से c की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास 3 है कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल यानी कि c है, इसकी हम वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। -1 है हमारे पास, तो मैथ्स का क्या रूल है आपको पता है कि एक वैल्यू जब माइनस हो रही है तो जब इक्वालिटी की वो दूसरी तरफ जाएगी, चाहे राइट है चाहे लेफ्ट है, जब हम उनकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो उनके साइन भी चेंज होंगे। अगर ये इधर माइनस हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस होगा,
क्या होगा, प्लस होगा। अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, डिवाइड हो मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे c माइनस 1 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा हमारे पास, c इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी 3, उसमें से हम उसकी हेल्प से हमने इक्वेशन c की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। यानी कि यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू को हमने फाइंड करी जो कि आगे हमारे पास 4 आ गई। फिर हमारे पास रह गए a b एंड d रह गया। अब c चेक करें इन 4 इक्वेशन के अंदर कहां कहां पे लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है नहीं, 3 में लिखा हुआ है, 4 के अंदर नहीं लिखा हुआ। लेकिन जिस इक्वेशन के ऊपर हमारी वर्किंग हो चुकी है, यानी कि जिस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, उस इक्वेशन की तरफ हमने दोबारा नहीं जाना। तो हमने यहाँ पे लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखनी है, a प्लस सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। क्या लिखा हुआ है 0। आप देखें c की वैल्यू क्या लिखी हुई है 4, तो c की जगह क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए तो हमें a की वैल्यू इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल चाहिए, यानी कि एक 1 2 3 की फॉर्म में चाहिए, काउंटिंग की फॉर्म में चाहिए। तो हो जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें c की वैल्यू 4 फाइंड कर ली, a की भी आगे हमारे पास -4 आ गई। अब हम फर्दर मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि a इन 4 इक्वेशन में कहां पे लिखा हुआ है। जब मैंने इक्वेशन 1 को चेक किया तो मैंने देखा कि मैं ऑलरेडी इक्वेशन को कर चुका हूं। फिर देखा है कि सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को पहले हम लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू क्या हमारे पास -4, a की जगह लिख देंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b इज इक्वल टू ये -4 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा राइट साइड पे जाके +4। आपने एक चीज को मेक श्योर करना है कि जो आपकी इक्वालिटी की राइट साइड पे वैल्यू लिखी होती है, जो आपने वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाना है तो उसने उसके नेक्स्ट आगे आपने स्टेप पे लिखना होता है। बात है प्लस माइनस की वजह से इधर कुछ और साइन हो तो आपकी मिस्टेक की वजह से आंसर प्लस माइनस की वजह से गलत भी आ सकता है। तो जिसकी जो वहां पे वैल्यू मौजूद है, जैसे -7 यहाँ पे है तो ये इधर ही रहेगा। जो ये वैल्यू यहाँ से आप लेके उस तरफ लेके जाएंगे, आपने उसकी पोजिशन को से आगे जाके लिखना है, ना कि उससे पहले लिख देना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2b इज इक्वल टू -3 हो गया, प्लस माइनस -3 आ गया, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन तो वही आंसर के साथ आती है, तो माइनस था तो इधर माइनस आ गया। अब हमें 2b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। तो हमने 2 को यहां से किसी तरीके से खत्म करना है। अच्छा वो कैसे खत्म करेंगे हम, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो ये तरीका है कि आप उसको दूसरी तरफ ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो मल्टीप्लाई है उसका क्या होता है हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्ट क्या होता है, वो होता है डिवाइड होता है। डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। तो हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, एक ये तरीका, और दूसरा तरीका ये है कि आप 2 को क्या करते हैं डिवाइड कर दे बोथ साइड पे। क्या आ जाएगा हमारे पास 2b/2 -3/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो b आ जाएगा हमारे पास -3/2। आप इसको डिवाइड भी करके लिख सकते हैं और यहाँ पे b, जहां तक भी आपका b की वैल्यू ठीक है। अच्छा a की भी फाइंड कर ली हमने, c की भी कर ली एंड b की भी कर ली। अब हमारे पास रह गया d, तो हम यहाँ पे लिख देंगे d। 4 इक्वेशन में एक इक्वेशन में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर d। इक्वेशन d के लिए क्या होगा 4d - 6 = 2d। अच्छा ये 4d - 6 = 2d, इसके साथ 2d d के साथ 2 मल्टीप्लाई और इधर 4 मल्टीप्लाई और d के साथ। हम ऐसा करते हैं कि जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनको एक तरफ कर देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म उसको दूसरी तरफ कर देते हैं। यानी कि d सेम है तो 4d है, इधर ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2d = -6 है, इधर 0 बच गया था तो इधर आके क्या हो जाएगा ये +6 हो जाएगा। 4d - 2d क्या हो जाएगा हमारे पास 2d = 6। d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या कर देंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ताकि हमने मैथ्स का ये रूल है कि अगर आप एक चीज डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो फिर आपने दोनों साइड पे कर रहे होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे करने होते हैं, ना कि एक ही साइड पे करना होता है। तो हमारे पास हो जाएगा 2d/2 = 6/2। जो वैल्यू आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें वो दूसरी तरफ भी होगी, लेफ्ट साइड पे अगर कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी होगी। ठीक, उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6।
तो 2 को मैंने जब डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे 2/2 6/2, तो हमने आप चेक करना है कि 2 के टेबल में क्या 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 1 2 2 3 6, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन में हमारे पास कुछ वैल्यू फाइंड करनी थी a b c एंड d, तो हमने वो क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। a की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो क्या थी -4, b हमारे पास क्या -3/2, c हमारे पास था 4 एंड d हमारे पास था 3 आया। ये हमने वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का कुछ इंट्रोडक्शन तो वो भी मैंने आपको दिया और कुछ क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए। यहाँ पे हमारी 1.1 क्या होगी, कंप्लीट होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको चीज समझ ना आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं 1.2 के साथ।